नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया है। ये बजट किसानों से लेकर युवाओं और महिलाओं पर फोकस्ड है। रोजगार से लेकर एग्रीकल्चर तक बजट की 9 प्राथमिकताएं हैं। इस बीच निर्मला सीतारमन ने बजट भाषण के दौरान युवाओं के लिए बड़े ऐलान भी किए हैं। उन्होंने 1 करोड़ युवाओं को खुशखबरी देते हुए कहा कि आपको बता दें, बजट 2024 में निर्मला सीतारमन ने ये कहा है कि देश के टॉप कंपनियों में युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए हर महीने इन युवाओं को 5,000 रुपए मासिक भत्ता भी दिया जाना है। ये मासिक भत्ता प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 12 महीने तक के लिए होगा और युवा 12 महीने तक ही इसका इन कंपनियों में इंटर्नशिप कर सकते हैं। हालांकि देश की टॉप कंपनियों को अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देनी होगी। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो बजट है, क्या ये रोजगार बढ़ाने वाला बजट है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं 2 खास मेहमान। बीजेपी से हमारे साथ है सीए प्रियव्रत शर्मा जी और कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं राजकुमार मीणा जी। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रियव्रत जी, आपके पास आना चाहूंगा। ओपनिंग नोट सर, क्या कहेंगे इस बजट को लेकर? क्या ये बजट रोजगार बढ़ाने वाला बजट है? ओपनिंग नोट सर। देखिए सर, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि राष्ट्र धर्म संवर्धन है, सर्वजन हिताय है। और ये जो बजट है वो लोकहित का बजट है, सर्वव्यापी है, सर्व समावेशी और सर्व विकासोन्मुखी बजट हम इसे कह सकते हैं। रही बात ये कि ये युवाओं को समर्पित बजट है, किसानों को है, महिलाओं को है और गरीब कल्याण को समर्पित बजट है। जी, चलिए राजकुमार जी का रुख करेंगे। राजकुमार जी, ओपनिंग नोट सर, क्या कहना चाहेंगे ये बजट को लेकर? रोजगार के लिए क्या इसके अंदर, इस बजट के अंदर आपको लगता है रोजगार के हिसाब से? राहुल जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये मजबूत बजट नहीं बल्कि मजबूर बजट है। आप जी अभी प्रवक्ता मित्र ने बोला है कि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, लेकिन ये राष्ट्र धर्म की जगह पार्टी धर्म सर्वोपरि है। ये बजट इन्होंने दिया है पूरे पूरे देश में विभिन्न प्रदेशों का सबसे हिस्सा छीन के सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को बड़ा भाग इन्होंने दिया है। और हम जी रोजगार नौकरियों की बात की जाए तो आज तक जितने भी बजट भारतीय जनता पार्टी द्वारा आए हैं जी 2014 से लेके अभी तक, चाहे केंद्र का हो चाहे किसी भी राज्य में इनकी सरकार रही हो, सिर्फ इन्होंने घोषणाएं ही किए। आज तक वास्तविकता धरातल पे वो लागू कभी नहीं हो पाया और जी कभी लोगों को रोजगार मिल ही नहीं पाया। जी, चलिए तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रियव्रत जी, क्या लगता है कि युवाओं का भविष्य जो है, हालांकि विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है कि ये मजबूरी वाला बजट है, तो क्या कहेंगे भविष्य युवाओं का जो है वो कैसा होगा इस बजट के बाद? देखिए, भारत का भविष्य बहुत सुंदर है। आने वाले 25 वर्ष, ये जो अमृत काल से हम स्वर्ण काल की तरफ जा रहे हैं। जी और दूसरा, इन्होंने बोला कि भाई जो हमारी घोषणाएं हैं वो घोषणाएं हैं। हमने 2014 में सरकार संभाली, जी उसके बाद 10 साल के अंदर जो भी घोषणाएं की, हम केवल 6 घोषणाओं की बात करते हैं, बाकी 362 घोषणाएं हैं केंद्र सरकार की। यदि मैं 6 घोषणा की बात करूं, स्वच्छ भारत मिशन 11 करोड़ 70 लाख शौचालय हमने बना के दिए। उसके बाद में मैं बात करूं आपका जल जीवन मिशन, 11 करोड़ 60 लाख जल से कनेक्शन हमने लगा के दिए, जो रिकॉर्ड पे है, पब्लिक डोमेन में है। उसके बाद मैं उज्ज्वला की बात करूं, 10.5 करोड़ हमने गैस कनेक्शन दिए महिलाओं को, जिनका जीवन सुधरा। उसके बाद में बात करूं आयुष्मान भारत, 21 करोड़ का अभी तक इलाज हो चुका है। उसके बाद पीएम आवास योजना में 2 करोड़ मकान अब तक बन चुके हैं। 3 करोड़ की भी घोषणा है जो बनने जा रहे हैं और टेंडरिंग हो चुकी है। आज ही उनको की न्यूज आई है, आपने देखी होगी। उसके बाद में सौभाग्य योजना की बात करूं तो सौभाग्य योजना के अंदर भी हमने 2 करोड़ 40 लाख कनेक्शन अभी तक कर चुके हैं। तो हमारी सरकार तो कर बोलती है वो कर रही है, जो धरातल पे है। केवल 6 योजनाओं के अंदर 6 जो लाभकारी चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में है, लाभार्थी जिसके प्रेजेंट है, तो बोलते हैं हर मीटिंग में कि प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शिता के कारण अंतिम व्यक्ति को जो लाभ मिले, जो हमारी पार्टी का मूल विचार है अंत्योदय, उस अंत्योदय को विचार को साकार किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको प्रबल बल मिला है। और हमारी सरकार के अंदर रही बात रोजगार की, ये बजट तो पूरा का पूरा युवाओं को समर्पित है, रोजगार को समर्पित है। इसके अंदर आप देखिए 2,42,000 करोड़ रुपए रोजगार के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेटेड प्रोविजंस किए गए हैं। 1,42,000 करोड़ रुपए तो सीधे सीधे रोजगार को समर्पित है। 1 करोड़ लोगों को हो क्या रहा है सर, थ्योरेटिकल एजुकेशन अलग चीज है, प्रैक्टिकल एजुकेशन अलग चीज है। स्किल डेवलपमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारे देश के अंदर विश्व के आधे बच्चे रहते हैं और आधे बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं। इसका मतलब ये युवाओं का देश है। युवाओं की जो ऊर्जा है वो असीम ऊर्जा होती है, उसको अपन एक सही डायरेक्शन में ले तो देश अपना कहां से कहां जा सकता है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
वही सपना साकार हो रहा है। वो बोल रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने पूरा जोर दिया। स्किल डेवलपमेंट के बाद में एमएसएमई, जो हमारे देश का आधारभूत ढांचा है, उसके अंदर औद्योगिक ढांचे में 70% भाग एमएसएमई का है। एमएसएमई के अंदर इतने सारे बेनिफिट दिए। आप कभी सोच सकते थे कि एक उद्यमी को, जो एंटरप्रेन्योर, जो एक युवा आता है, व्यापार करना चाहता है, स्टार्टिंग उसको 10 लाख रुपए की मुद्रा लोन के 20 लाख रुपए कर दी। उसके अलावा एक बहुत बड़ा काम हुआ कि 20 करोड़ रुपए तक का जो भी लोन मिलता था कोलेटरल फ्री, उसको 100 करोड़ रुपए तक की लिमिट कर दी। आप विजन देखिए, बढ़ने की कोई सीमा नहीं है इस देश के अंदर, अपॉर्चुनिटी की कोई सीमा नहीं है। जीडीपी आप देखिए, हमारा 10 साल के अंदर जीडीपी की क्या पोजीशन है। 1 करोड़ 1.83 ट्रिलियन पे हमने देश को संभाला था, आज हम 3 ट्रिलियन से ऊपर जा रहे हैं। दूसरा, हमने जो बजट दिया 52 लाख करोड़ रुपए का बजट, कभी सोचा भी नहीं होगा सरकार कांग्रेस ने। 52 लाख करोड़ के बजट पे आज हम बैठे हैं। 34 लाख करोड़ का रेवेन्यू है। जो हमने आज तक जितने बजट दिए उसमें रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों का टारगेट हमने पूरा किया। रेवेन्यू एक्सीड किया, लास्ट बजट में भी हमारा 19% रेवेन्यू एक्सीड था। दूसरा, जो खर्चा जिसको एलोकेशन किया, उस खर्चे का हिसाब उतना ही हमने खर्च किया। इंफ्रास्ट्रक्चर पे 10 लाख करोड़ हमने खर्चा किया। और दिख रहे हैं, देश में हाईवे दिख रहे हैं। आप देखिए, हाईवे की क्या कनेक्टिविटी थी, पहले सड़कों की क्या कनेक्टिविटी थी। आज राजस्थान के हर जिला मुख्यालय हाईवे से कनेक्टेड है। और इस बजट में भी जोड़ दिया गया है कि जो ग्राम सड़क योजना है उसको भी हम देंगे। यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण, जो हमारे संविधान में स्पष्ट बोला गया कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर पूरा फोकस है। 68,000 करोड़ रुपया गांवों की सड़कों को तहसील मुख्यालय तक जोड़ना और तहसील मुख्यालय को 4 लेन से जिला को जोड़ना। ये कोई मामूली काम नहीं था, कांग्रेस की सोच में कभी था ही नहीं। हम यही कर रहे हैं और आगे भी करते जा रहे हैं। तो 2047 के विकसित भारत के बजट की एक और सीढ़ी है ये बजट। जी, प्रियव्रत जी, आपने कई योजनाएं गिनाई, स्वच्छ भारत मिशन की बात करी, जल जीवन मिशन की बात करी, और भी कई अंत्योदय योजना की बात करी। लेकिन अगर मैं युवाओं की बात करूं, देखिए, तो इंटर्नशिप की बात तो एक तरफ है, टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप की बात रखी गई है, लेकिन इंटर्नशिप के बाद क्या नौकरियां हैं युवाओं के लिए देश के अंदर? सर, युवाओं के पास इतने विकल्प है, ये मैं यही तो कह रहा हूँ कि आज के भारत में युवाओं के पास, देखो, सरकारी नौकरियों से आप पैमाना मत मानिए। अगर विकल्प इतने हैं तो कोई सर भी बेरोजगार भी इतने क्यों हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ बेरोजगार होने का रीजन सर यही है कि आज कॉलेज में हम एजुकेशन लेके आते हैं, सारे बच्चे तो आईआईटी नहीं करते, आईआईएम नहीं करते, एमबीबीएस नहीं करते, सीए नहीं बनते, डॉक्टर नहीं बनते, वकील नहीं बनते। कुछ बच्चे ग्रेजुएशन भी करते हैं, कुछ अंडर ग्रेजुएट भी रहते हैं। तो उनकी अपनी अपनी परिस्थिति है, अपना अपना उनकी अनुकूल वातावरण है, उस हिसाब से वो करते हैं अपना बेस्ट। लेकिन स्किल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी चीज है। आप देखिए, आज कोई अच्छा प्लम्बर भी है ना, आप एग्जाम्पल लीजिए, अपने घर में बुलाते हैं ना, 2,000 रुपए बिना प्लम्बर नहीं आता, क्योंकि उसमें स्किल है, स्किल की पूछ है। तो प्रधानमंत्री जी का विजन शुरू से यही रहा कि स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी खुली। अपने जयपुर में लीजिए, भारत स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी खुली हुई है, वहां 5,000 बच्चे निकलते हैं। तो वो निकल करके आईआईटी करके बच्चे निकलते हैं, तो वो जिसमें स्किल होगी वो कमा के खाएगा। आज अपॉर्चुनिटी की कमी थोड़ी है। हमारी जीडीपी दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई जीडीपी है। 7.2% जीडीपी अपनी इस बार है। चाइना की जो सबसे पहले 8 होती थी वो 4.5 पे आ गई। आज हमारे देश के अंदर पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग आंकड़ा कहाँ पे है, सर्विस इंडस्ट्रीज कहाँ जा रही है। तो आप देखिए, हमारे यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है स्किल की। तो इसकी स्किल पे जोर दिया गया और स्किल को डेवलप करके हमारे बच्चे, इतनी एनर्जी है युवाओं में कि वो कुछ भी करने में सक्षम है। और भारत के विकास में उनकी ताकत का, उनकी ऊर्जा का सकारात्मक सदुपयोग होगा और देश आगे जाएगा। जी, राजकुमार जी, आपके पास आना चाहूंगा। कितना, पहला सवाल तो कितना वाकिफ रखते हैं सीए प्रियव्रत शर्मा जी की बातों से, और साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट की बात जो है निकल कर आई है, आपको क्या लगता है स्किल डेवलपमेंट कितना ज़रूरी है देश के अंदर इस वक्त युवाओं के लिए, और क्या भविष्य में इंटर्नशिप के बाद क्या इतनी अपॉर्चुनिटीज सामने होंगी युवाओं के लिए जितनी प्रियव्रत जी कह रहे हैं? राहुल जी, प्रियव्रत जी ने पहले तो अभी जो लंबा चौड़ा एक भाषण दिया, ये रहता रहता है बीजेपी प्रवक्ताओं की होती योजनाओं के नाम गिनाना। इनमें से आधी योजनाएं पूर्व में चली आ रही थी, और इन्होंने उज्ज्वला योजना चालू की तो गरीबों को मुफ्त में सिलेंडर की कनेक्शन देकर उनका गैस का दाम 1150 कर दिया। तो ये लूटने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। ये बात क्यों नहीं करते 15 लाख पे, ये बात क्यों नहीं करते 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार पे, ये बात क्यों नहीं करते किसानों के एमएसपी पे, ये बात क्यों नहीं करते पेट्रोल डीजल के भाव इनको कम करने थे उन पे, ये बात क्यों नहीं करते सीमा सुरक्षा की, ये बात क्यों नहीं करते महिला सुरक्षा की। दूसरी, राहुल जी, मैं आपके इस पर इंटर्नशिप वाली बात पे आना चाहूंगा। इन्होंने ये घोषणाएं तो कर दी,
कि हम इंटर्नशिप देंगे, लेकिन क्या साल भर बाद वो कंपनियां उनको रोजगार देगी? क्योंकि सबसे बड़ी बात ये आती है कि आजकल जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो ऑटोमेटिक प्लांट की ओर जा रही है। पहले लोगों की आवश्यकताएं ज्यादा होती थी, एक छोटा सा भी प्लांट लगता था तो एक छोटा से छोटा काम एक मजदूर करता था, लेकिन आज देखिए एक प्रिंटिंग का कारखाने में भी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनें आ चुकी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ युवाओं को बेवकूफ बनाने का, उनको झांसा देने का है। आप एक बात बताइए, अगर इन्होंने इतने रोजगार के अवसर पैदा किए तो हमने देखा है, गुजरात का वीडियो देखा है, महाराष्ट्र का वीडियो देखा है, मात्र 10-10 1-1 हजार नौकरी की वैकेंसी के लिए वहां पे 10-10 हजार 20-20 हजार युवा भीड़ में आ रहे हैं। आप देखिए पुलिस की वैकेंसी निकली है, उसमें क्या बोलते हैं, तो इंजीनियर जिन्होंने बीटेक कर रखा है वो फॉर्म भर रहे हैं, पीएचडी वाले भर रहे हैं। 1 करोड़ 1 लाख भर्ती रेलवे की निकली तो उसमें 2 करोड़ फार्म आए। आप देखिए किस तरह बेरोजगारी इस देश में चरम पर है। ये बोलते हमने हर साल रोजगार दिया। अभी इन्होंने कुछ समय पहले वो आरबीआई की रिपोर्ट का हवाला दिया था। आरबीआई का रिपोर्ट का मैंने पूरा लेख पढ़ा, उस पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूरा लेख निकाला है। उसमें सर्वे के आधार पर ये लाया गया कि इन्होंने रोजगार किसको माना? जो सप्ताह में सिर्फ 1 घंटे काम कर रहा है उसको भी रोजगार की श्रेणी में ले लिया। जो साल में 30 दिन जिसने काम कर लिया उसको भी इन्होंने रोजगार की श्रेणी में मान लिया। ऐसे उसमें से 64, मतलब टोटल जो 64 करोड़ रोजगार कर रहे हैं अभी, जो जिनको इन्होंने इनकी श्रेणी में माना है, बड़ा ताजुब वाला आंकड़ा उसमें निकल के आ रहा है कि सैलरी पाने वाले मात्र 12 करोड़ लोग हैं, जिसमें से सरकारी सैलरी पाने वाले मात्र 1.5 सीआर है। आप देखिए वास्तविकता पे हम बात करें, ये सारी चीजें मैं मेरी तरफ से बता नहीं रहा हूँ, ये मीडिया द्वारा, प्रिंट मीडिया द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा दिखाया गया है। या तो बीजेपी प्रवक्ता इनको झूठ बता के मीडिया को झूठा साबित कर दे, या फिर अपने आप को सही है, इनका आउट व्यू है। लेकिन आप देखिए कि उनमें से भी 100 में से 46 लोग जो रोजगार कर रहे हैं वो कौन है? जो खेती कर रहे हैं। अब आप बताइए कि कृषि प्रधान देश में गांवों में हम जाते हैं तो सिंपल सी बात है, वो हम मेहनत मजदूरी करने वाले को भी रोजगार की श्रेणी में ला रहे हैं। आपने क्या, अगर आप नहीं होते, भाजपा कांग्रेस भी नहीं होती, तब भी वो लोग खेती करके खाते। लेकिन आपने वास्तविकता में किया क्या? दूसरा, पूर्ववर्ती सरकारों के ऊपर आरोप बनते कि कांग्रेस ने ये कर दिया वो कर दिया। ये देश को जब आजादी मिली थी ना, इस देश के अंदर सुई भी नहीं बनती थी राहुल जी। हमने 2014 में कैसा देश इनको दिया है, वो तरीके वाला। आज इन्होंने उस देश की हालत क्या कर दी कि 2014 में इस देश हंगर इंडेक्स में 52 नंबर्स पे था। आप देखिए ओवरऑल 125 देशों में से 111वें नंबर पे इन्होंने देश को पहुंचा दिया है। अगर इन्होंने देश की प्रति व्यक्ति लोगों की आय बढ़ाई है, इनकम दिया है, तो भुखमरी में हमारा देश 125 में से 111 पे चल गया। और ताज्जुब मानिए, छोटे छोटे देश श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये हमसे आगे हैं। आप बोलते हो कि हम हर साल इतने रोजगार देते हैं, तो अगर आपके द्वारा इतने रोजगार पैदा किए गए हैं तो क्यों इस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की आवश्यकता पड़ रही है? कि उनको जीवन जीने के लिए, खाने के लिए मुफ्त राशन की आवश्यकता पड़ रही है। आप घर में बैठ के सिर्फ और मीडिया को, पब्लिक को झूठ बनाने के लिए कोई आंकड़े बना लो और उसको एक अच्छी से लंबे फ्लो में अगर आप बोल दो तो वो सत्य नहीं हो जाता। आप कुछ भी बोलो, लेकिन वास्तविकता में रहती है। राजकुमार जी, आप कह रहे हैं कि इन्होंने इतना गलत किया, आपने इतना अच्छा देश इनके हाथों में दिया था, लेकिन फिर भी तीसरी बार लगातार जो है मोदी सरकार जो है वो चुनी गई है जनता के द्वारा ही। तो इतना बुरा करते हुए भी जनता कैसे चुन रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आप समझाइए। राहुल जी, मैं आपको एक सिंपल सी बात कह देता हूँ, जो सांप्रदायिकता का जहर इन्होंने इस देश के युवाओं के नसों में घोला था, सब नशा उतर जाता है, लेकिन एक धर्म का नशा ऐसा रहता है उसे उतरने में टाइम लगता है। लेकिन पिछले 10 सालों में आप देखिए इस देश की जनता ने जो बेखावे देके बड़े बड़े वायदे करके ये लोग सत्ता में आए थे, ऐसे ऐसे वायदे किए थे कि जैसे भाजपा आते मुसलमान इस देश से गायब भी हो जाएंगे। आज तक इनसे किसी एक मस्जिद की माइक भी बंद नहीं हुआ 10 साल के अंदर। जो सांप्रदायिकता का ये जेर बोलते हैं, मैं आपको एक नाम बता दें कि हमने मुसलमानों का ये चीज बड़े बड़े वादे किए थे, तो उस भरम में और उस चीज में इस देश का युवा, इस देश के लोग आए, उन्होंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वास्तविकता जब इनकी जानी कि ये लोग सिर्फ थोती बातें करते, हवाई बातें करते, वास्तविकता में देने वाले कुछ भी नहीं है। आप देखिए इस चुनाव में जहां 400 पार की ये बात करते थे, ये बहुमत में भी नहीं आए, 240 पर ये रह गए। इनको बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा और पूरा बजट दोनों बैसाखियों को देना पड़ा। ये पूरा देश देख रहा है। तो आप सोचिए कि जो पूर्ण बहुमत में बैठे थे वो 240 पे, आप इनकी ये देखिए कि कहां से कहां पहुंच गए। और निश्चित तौर पे आने वाले टाइम पे ये 140 पे भी नहीं रहने वाले। देश की जनता इनको बहुत अच्छा सबक सिखाने, लेकिन अभी है ना इतना
उस साइड और पुश होकर बोलेंगे हम तीसरी बार आ गए। अरे आपका आंकड़ा तो देखिए प्रभु, आप कहां से कहां पहुंच गए। पर जनता राजकुमार जी, ने आप किसको सांप्रदायिकता का अधिक आरोप मत लगा रहे दिया हैं। है। आपकी पार्टी पर भी आरोप जो है विपक्षी पार्टी लगातार लगाती रहती है कि आप भी समुदाय विशेष को फेवर करते हैं। हाँ बताइए, हमने किस समुदाय विशेष को फेवर किया। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म संभव वाली पार्टी है। इस देश में रहने वाले सभी धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी संप्रदाय, सभी जातियों का बराबर सम्मान करता है। हमने कभी भी किसी जी भी पार्टी को, विशेषकर कभी भी किसी वर्ग को फायदा नहीं पहुंचाया इनकी तरह। चलिए, प्रियव्रत जी के पास रुक करते हैं। प्रियव्रत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले अपनी बात रखिए। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने बोला हम कहां से आ गए। जी भाई, आपने 50 साल देश पे राज किया, 400 सीटें प्लस आती थी और हाशिए पे आकर के 100 भी आंकड़ा पार नहीं कर पा रहे हो। 543 में से 36% नंबर नहीं आए, उसके बाद बोलते हो कि हम तो वहां मेरिट में आ गए। इनकी सोच रस्सी देखो, कट गई, इनकी लेकिन युवा बना नहीं की दिया। सोच ही सब कार्यकर्ताओं की सोच बन गई, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि हमने कुछ नहीं किया। मैंने बोला कि 6 योजनाओं की मैंने गिनती कराई, उसमें से एक भी आंकड़ा झूठा हो आप प्रूव कर दीजिए उसको। 362 योजनाएं हमारी चल रही है। तीसरी बात, इन्होंने बोला युवाओं के लिए हमने कुछ नहीं किया। जी भाई, युवा इस देश का भविष्य है। युवाओं के लिए रोजगार, 140 करोड़ लोगों का देश है, उसमें से बोलते हैं 1.5 करोड़ सरकारी नौकरी है। कौन सी सरकार 50 करोड़ नौकरियां दे सकती है? दे सकती है, ये संभव है, सबको पता है। ये तो बिना मतलब का जुमला उठा करके सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी, अरे भाई, जो सरकारी नौकरी है वो रिक्त पद है। जो एक सिस्टम है शासन प्रणाली का, उसमें जितने रिक्वायरमेंट है वो सब भरे जाएंगे, टाइम से भरे जाते हैं। लेकिन सारी सरकारी नौकरियां नहीं है। लेकिन युवा तो अब है देश में, देश की पॉपुलेशन है, ये हमारी स्ट्रेंथ है, वर्किंग कैपिटल। इसको दिशा चाहिए, इसको भ्रमित नहीं होना चाहिए। इसके लिए चाहिए, सरकार की क्या ड्यूटी है? इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराए, उनके लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए साधन उपलब्ध कराए। उसमें क्या है? उसमें ये है कि औद्योगिकरण बढ़े। औद्योगिकरण के लिए हमने 12 इंडस्ट्रियल पार्क की घोषणा की। राजस्थान में भी जोधपुर पाली मारवाड़ वाला औद्योगिक पार्क का भी घोषणा हुई है। तो बिजली, पानी, सड़क मिले। सरकार की प्रथम ड्यूटी है कि उन आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराए जनता को, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, औद्योगिक व्यवस्था, उद्योग के लिए अच्छा वातावरण, कानून व्यवस्था और शिक्षा और चिकित्सा, ये मेन चीज है। उसमें हमारा पूरा फोकस है। आज ये बात करते हैं कि हमने क्या नहीं किया। आप 2014 के बाद में देख लीजिए, एयरपोर्ट कितने बड़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड की क्या है, हाईवे कितने बन रहे थे पहले, उससे डबल हाईवे डेली के डेली बन रहे हैं अभी। हाईवे की क्वालिटी क्या है वो आप देख लीजिए। नितिन गडकरी जी का काम विश्व में पूरा सराहा जा रहा है। तो हमने जो काम किया है वो बेसिक फाउंडेशन का काम जो कांग्रेस को करना चाहिए था, जिन्होंने केवल 50 वर्ष इस देश को लूटा, धर्म और राजनीति और तुष्टिकरण की राजनीति की और कुछ नहीं किया। सरकारी संस्थाओं को अपने अधीन रखा, स्वायत्त संस्थाओं को अपने प्रेशर में रखा, बैंकों में टेलीफोन की राजनीति की। 2014 में जब ली थी सरकार, तब बैंकों का एनपीए 14% था। बैंकों की हालत ऐसी थी, यदि वो डिस्क्लोज हो जाता उस समय, तो आम आदमी बैंक में पैसा लेने के लिए लाइन लगा देता। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन था कि उन्होंने उन बैंकों को संभाला, पीएसयूज को संभाला, ब्यूरोक्रेट्स को कॉन्फिडेंस में लिया। क्यों? यथा आ जाता था प्रजा, ब्यूरोक्रेट्स भी काम करना चाहते थे, लेकिन ये लोग करने नहीं देते थे। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था। टॉलरेंस नाम की कुछ चीज, हमारे यहाँ 0 टॉलरेंस पे काम होता है। सबको पता है कि यहाँ पे 0 टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के ऊपर। कोई आदमी की हिम्मत नहीं कि भ्रष्टाचार करे। दूसरा, जल जीवन मिशन, इनका भ्रष्टाचार दिख रहा है। हमने केंद्र से योजना भेजी, राजस्थान में 5 साल सरकार रही, जल जीवन मिशन में कुछ नहीं किया इन्होंने। घोटाले किया, पाइप उखड़ रहे हैं, तो पता लग रहा है इनके कारनामों का। इनके प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी उस समय थे, वो खुद बोलते थे मैं 100 रुपया भेजता हूँ तो 85 रुपया तो बीच में खा जाते हैं मेरे लोग, 15 पैसे ही पहुंचते हैं। ये इनकी व्यवस्था थी। देश को पूरी तरह से लूटा, व्यक्तिवाद, परिवारवाद के अंदर आकंठ डूबे रहे और उनकी सेवा और लालसा के अंदर ये रहे। अब इनको डिप्रेशन इतना है, ना तो इनके पास कोई नेतृत्व है, ना इनके पास कोई दिशा है, ना कोई नीति है, और तो और विपक्ष में बैठने की भी काबिलियत नहीं है। जब आप विपक्ष में बैठते हो तो पुरजोर तरीके से आप सरकार का विरोध करिए ना, आप वहां बैठिए। इनके पास कोई बोलने को कुछ है नहीं, साहब हम तो वॉकआउट कर देते हैं। अरे वॉकआउट करना समस्या का हल है क्या? इनके पास कुछ नहीं है साहब। ये देश को पूरी तरह से गर्भ में डुबो के इन्होंने दिया था। लोग इनको समझ चुके हैं, अच्छी तरह से समझ चुके हैं, और आगे भी आने वाले टाइम में 25 वर्ष, ये जो स्वर्णिम कालखंड है, ये तो अच्छी बात है। हम अति सौभाग्यशाली है कि हम ऋषि पुण्यों की पावन धरा पर पैदा हुए, और उससे अधिक भाग्यशाली है कि भारत के स्वर्णिम कालखंड को देख रहे हैं, जहां हमारा नेतृत्व एक ऐसे ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और जन सेवक द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। और उसमें उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता केवल और केवल अपनी मूल विचार, अंत्योदय की भावना के साथ काम करते हुए देश को विकास की गति पर ले जाएगा। और 2047 तक विकसित राष्ट्र का जो सपना हमने लिया है,
हम सब देशवासी मिलकर उसको पूरा करेंगे। जी, प्रियव्रत जी, ये तो राजकुमार जी की बात का आपने जवाब दिया। एक सवाल यहाँ मेरा भी निकल के आता है कि मुद्रा लोन की जो लिमिट है वो बढ़ाई गई है। उससे आपको लगता है कि जी युवाओं को कहीं न कहीं उसका फ़ायदा मिलेगा? सर, 100% मिलेगा। मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, सीए हूँ जी, और आर्थिक जगत से जुड़ा हूँ। मेरे कांटेक्ट में केवल ऐसी 100 से ज्यादा तो महिलाएं हैं जिन्होंने जी, मुद्रा लोन 10-10 लाख रुपए लेकर के अपना व्यापार किया और अपने परिवार को कहां से कहां लेके गई पिछले 6 साल में। काम करने वाले व्यक्ति के लिए मुद्रा लोन मतलब एक तरीके से वरदान है। जो काम करना नहीं चाहता, इनके समय में सरकारें क्या करती थी, बैंक लोन की कोई स्कीम भी होती थी, बढ़ जाता था, सिस्टम में ही चला जाता था पैसा। अभी जी, हमारा वर्क पे है, मैं सौ के तो मैं दे सकता हूँ नाम आपको, जो मैंने करवाए हैं, तो उनको प्रमोट करके कि आप लीजिए सरकार की जी, योजनाओं का फायदा। और आज वो करोड़ों रुपए का धंधा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि नया मिला। आज युवाओं में काम करने के, देखो हर आदमी के पास पैसा नहीं होता, जरूरत होती है पैसे की स्टार्टअप के लिए। वो जी, पैसा इनको मिल गया 10 लाख रुपए, तो वो धंधा कर रहे हैं, अपना रोजगार बना रहे हैं और खूब काम हो रहा है। जी। प्रियव्रत मैं जी, वहीं आपको अगर मेरा मैं बात एग्जाम्पल करूँ। जयपुर शहर का दे रहा हूँ, बाकी जी। देश में भी खूब हुआ है। जी, बिल्कुल प्रियव्रत जी। साथ ही अगर मैं बात करूँ, कुछ समय पहले व्यापार मंडल के कुछ पदाधिकारी थे, उनके साथ मेरी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि ये मुद्रा लोन की जो लिमिट बढ़ाना है, 10 लाख से 20 लाख करना, जो लिमिट बढ़ाई गई है, ये सराहनीय कदम है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन अपने आप में एक बड़ी बात है। तो क्या लगता है, इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा इस चीज़ का? सर इम्प्लीमेंटेशन पूरा वीकली और मंथली मॉनिटरिंग होती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की सभी बैंकों के साथ मीटिंग होती है और मीटिंग के अंदर कितना लोन डिस्बर्स हुआ, कौन से सेक्टर में हुआ, कौन से अर्बन में कितना हुआ, ग्रामीण में कितना हुआ, ये सारे जी, रिपोर्टिंग है। एक एक जी, बैंक का डेटा जो मुद्रा लोन डिस्बर्स हुआ है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा उनके, कि मुद्रा लोन का अलग कैटेगराइजेशन हुआ है। और एक एक बैंक का 20-20 हजार, 25-25 हजार का पोर्टफोलियो अभी हो चुका है मुद्रा लोन में। बिल्कुल। चलिए, राजकुमार जी, मुद्रा लोन को लेकर ही आपके पास भी आना चाहूँगा। क्या कहेंगे, मुद्रा लोन में जो लिमिट बढ़ाई गई, वो कितना सराहनीय कदम है, या फिर क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? राहुल जी, मुद्रा लोन में जो लिमिट बढ़ाई की बिल्कुल सराहनीय कदम है, लेकिन ये वास्तविकता पे मैंने भी ये जैसे उदाहरण बताया, तो मैंने भी बहुत सारे मेरे मिलने वाले मित्र हैं जिन्होंने मुद्रा लोन के लिए अप्लाई किया, तो वहां भी एक जी, सिस्टम बना हुआ है बैंकों में कि उसका परसेंटेज ही इतना ले लेते हैं कि बहुत सारे लोग उसका ब्याज ब्याज काट के, और जो मैनेजर वगैरह और इनके बीच में जो दलाल बैठे रहते हैं। तो जी, वास्तविकता की अगर आपने मुद्रा लोन की लिमिट बढ़ाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको पारदर्शिता में लाइए। आज जी, कोई मुद्रा लोन लेने जा रहा है, उसका 15-20% तो बैंकों में उनको कमीशन देना पड़ रहा है, उसमें से छटनी हो रही है कि इतने लोगों को बैंकों में इस बैंक से इतना लोन दिया जाएगा, तो उसमें पारदर्शिता लाने की सख्त आवश्यकता है। जी। चलिए, प्रियव्रत जी, एक एक मामला है जो कि राजकुमार जी ने उठाया था कि कई ऐसी सरकारी नौकरियां हैं जहां पे 1 लाख अगर वैकेंसी है तो करोड़ों लोग उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। इस वक्त ये स्थिति है पूरे भारत की। और नौकरियों की अगर मैं बात करूं तो बजट के अंदर कितनी नौकरियों का प्रावधान किया है? देखिए सर, 78 लाख नौकरियों की बात की गई है, 5 साल में जी, 78 लाख नौकरी, 20 लाख नौकरी पर ईयर देंगे, ये भी बोला गया है। 1 करोड़ लोगों को रोजगार टेक्निकली क्वालिफाइड करेंगे स्किल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। जी, लेकिन अब आप देखिए, डिमांड और सप्लाई का रूल हर जगह लागू होता है साहब। हमारे यहाँ पे देश की जनसंख्या 150 करोड़ का देश है, इसमें युवा आज की 150 डेट में करोड़ का 50 देश करोड़ से है, ज्यादा है। इतनी जनसंख्या का देश, और 78 लाख नौकरियां। ये आपको नहीं लगता ऊंट के मुंह में नहीं, जीरे वाली अब बात है? सर, नहीं नहीं, अब यही तो बात है सर, इसको समझना देश काल और परिस्थिति के हिसाब से, हमें रटे रटाए चीजों पे नहीं चलना पड़ेगा साहब। आज जी, सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है चिकित्सा देना, शिक्षा देना, आधारभूत सुविधाएं देना। सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। जी, सरकार का काम व्यापार, सेंट्रलाइज पॉलिसी नहीं है, उदारीकरण का टाइम है। हम प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं, हम जी, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, उद्योगपति की जो सरकार बढ़ेंगे। और बातें तो स्पीकर में, काम की वाह। कोई कमी नहीं है। हर आदमी को सरकारी नौकरी ना तो कोई सरकार दे सकती है, और ना जी, आदमी को, देखो होता क्या है, पुरुषार्थ को इन्होंने कभी पैदा ही नहीं किया, आदमी को डायरेक्शन ही नहीं दिया इन्होंने कि आप क्या कर सकते हो। तो सरकारी नौकरी से आदमी आगे बढ़ता है क्या? हम भी गांव से आए थे, हम भी, हमारे पास भी कोई सरकारी नौकरी थी, खुद काम किया, खुद मेहनत की, बड़े हैं सब। तो युवाओं को चाहिए अपॉर्चुनिटी, युवाओं को जी। चाहिए संसाधन, वो हमारी सरकार प्रोवाइड करवा रही है। चलिए, अब अपॉर्चुनिटीज़ और संसाधनों की बात करते हैं। साथ ही साथ एक सवाल यहाँ पर ये निकल के आता है युवाओं के लिए, जो आप नौकरियों की बात कर रहे हैं, साथ में अभी कुछ देर पहले आपने एक बात कही कि जितनी नौकरियां हैं विभागों के अंदर उतनी ही दी जाएंगी। लेकिन अभी भी कई ऐसे विभाग हैं जहां पर पद खाली पड़े हैं, और आज से नहीं, वो बहुत लंबे समय से खाली हैं, रिक्त पड़े हैं पद। उन्हें भरने की बातें तो होती है, लेकिन फिर भी वो खाली ही रह जाते हैं। उनको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, यदि कोई खाली है तो वो देखना पड़ेगा किसमें खाली है। दूसरा क्या होता है सर, हर डिपार्टमेंट का, हर पीएसयू का, हर संगठन का, एक ऑर्गेनाइजेशन का एक सिस्टम होता है। क्योंकि हमारे यहाँ देश संविधान और शासन प्रणाली है, उसकी एक संवैधानिक तरीका है, उसका जी, संवैधानिक प्रारूप है। ये नहीं है कि मैं आऊं बोलूं अब यह ये कर दो, ऐसा कुछ हो, ऐसा नहीं होता।
उसका एक संवैधानिक प्रारूप है, उसकी एक एचआर कमेटी होती है, एचआर कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है, वो वैकेंसी निकालती है, उसके बेसिस के ऊपर वो वैकेंसी भरी जाती है। उसमें सारे अपने प्लस माइनस पॉइंट्स वो देखती है कि मैं रिक्रूटमेंट करूंगी तो मेरे संस्थान के ऊपर लोड कितना आएगा, मेरा आउटपुट क्या आ रहा है। सपोज करो एक बैंक के अंदर टोटल पर एम्प्लॉय बिजनेस है 30 करोड़ रुपया ऑलरेडी, और उसको इंडस्ट्री का एवरेज है 50 करोड़ रुपया, तो वो नए आदमियों को भर के तो लॉस ही आने वाला है। तो हर आदमी अपना प्रॉफिट और लॉस का एनालिसिस उसमें करता है, उसके हिसाब से एचआर डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकालता है, उसको भरता है। उसमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस भी नहीं है, वो सभी संस्थाएं अपने आप में स्वतंत्र है, वो निकालती है वैकेंसी, उसको भरी जाती है। बिल्कुल। राजकुमार जी, 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण की बात की है इस बजट के अंदर। उस बजट में साथ ही साथ ये भी कहा गया है जो जिन युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा उन्हें मासिक भत्ते की भी बात की गई है। 5,000 रुपए मासिक भत्ता जो है वो उन्हें मिलेगा। क्या लगता है 5,000 रुपए का मासिक भत्ता, क्या कहेंगे? राहुल जी, सबसे बड़ी बात है आपने इसको जीवन काल के लिए या कोई भी लंबे अवधि के लिए तो किया नहीं है। सिंपल सी बात है, 1 वर्ष के लिए आपने किया है और उसको मासिक भत्ता देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप साल भर उनको प्रशिक्षण देने के बाद उनको रोजगार मिलेगा क्या? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कंपनी ऑटो, कोई भी प्लांट हो, कोई भी बड़ी कंपनी हो, सब ऑटोमेटिक प्लांट आ गए सर। आप एक प्रिंटिंग मशीन से लेके गाड़ी बनाने तक के प्लांट ऑटोमेटिक हो गए। तो आप युवाओं की जो कौशल की बात कर रहे हो तो उनको लगाओगे कहाँ? पहले तो आपको सबसे पहले तो उतने उद्योगों की स्थापना करनी पड़ेगी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि आज मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां है, उनका उत्पादन कम क्यों हुआ है? क्योंकि इस देश में महंगाई इतनी बढ़ गई कि जो आदमी पहले उपभोग करता था उसका आधा उपभोग वो अभी कर रहा है। तो अभी बहुत सारे सर्वे हुए थे, सर्वे में निकल कर ये आया, जब कंपनियों से पूछा गया कि आपका उत्पादन कम क्यों हुआ, उन्होंने कहा उत्पादन तो हम बढ़ाना चाहते, लेकिन जब माल बिके तब ना, महंगाई हो, जब जो आदमी पहले 2 चीज का उपयोग करता था वो आज कम कर रहा है। आज देखिए, हम सिंपल सा समझ सकते हैं कि आज हम सिंपल सब्जी मंडी में भी जाएंगे तो टमाटर 130 मिल रहे हैं, प्याज 100 प्लस चल रहे हैं। आप भाव देखिए, वो बात अलग है कि कोई हमेशा घर में रहे, कभी सब्जी मंडी नहीं गया हो या किसानों की वहां दुकानों पे नहीं गया तो वो बता नहीं सकता। लेकिन आपको इस बजट को एक आम व्यक्ति की तरह बनाना चाहिए था, ना कि पूरा उद्योगपतियों को डबल ए को समर्पित अंबानी अडानी वाला बजट नहीं बनाना चाहिए। तो सब प्रदेशों को पैसा देना चाहिए था। आपने सिर्फ अपनी दो जो बेसाखियां लेके आप चल रहे हो उनको। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने एक बात बीच में बोली थी कि कांग्रेस धार्मिक धर्म की राजनीति करती है। मैं आप पूरा विश्व जानता है कि कौन धर्म की आड़ लेके कौन धर्म की राजनीति करके सत्ता में आया है, लोगों को मूर्ख बनाया है। और सबसे बड़ी बात, मैं तो एक बात बोलना चाहता हूं, अगर 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने इतने डेवलपमेंट विकास किए तो पूरे लोकसभा चुनाव में किसी भी मंच से उन्होंने कोई उपलब्धि ना गिना के सिर्फ हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र गाय भैंस गधे घोड़े इन पे सीमित क्यों रह गए? इनको क्यों हिंदू मुसलमान पे वापिस आना पड़ा? मैं तो एक बात मानता हूं, जो सरकार काम करती है वो भरे मंच से गिनाती है। आप किसी टीवी में बैठ के वहां डिबेट में अगर आप बोलो तो क्या आपके प्रधानमंत्री के पास किसी ने लिख के ये भी नहीं दिया कि आपने 10 साल में ये किया? बड़ी ताजुब की बात होती है। आप प्रवक्ता कुछ बोलते हैं, इनके प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलते। शायद हो सकता है वो भाषण के दौरान भूल गए होंगे, वो अलग मैटर है। तो ये सिंपल सी बात है कि कौन लोगों को लड़ाकर राजनीति कर। चलिए राजकुमार जी, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं प्रियव्रत जी से। प्रियव्रत जी, राजकुमार जी के सवाल का जवाब देंगे। समय क्या थोड़ा पहली चीज तो जी, समय की थोड़ी कमी है तो थोड़ा सा जल्दी से अपना नहीं, मैं आपको नोट की तरफ बढ़ेंगे। पहले तो इन्होंने बोला धर्म की राजनीति के ऊपर। हम धर्म की राजनीति करते हैं लेकिन धर्म को भी साथ में रखते हैं, क्योंकि धर्म यही है कि धर्म क्या है कि अपने कर्तव्यों का पालन और सर्वजन सर्वहिता है और वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं। लेकिन हाँ, हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हमें हिंदू कहने में शर्म नहीं आती। हम हिंदू को हिंसक नहीं कहते, हम हिंदू को गालियां नहीं देते संसद में खड़े होकर। हम चुनाव के टाइम पे कुर्ते पे जनेऊ नहीं पहनते। किसी को नहीं दिया, आपको सुनने में गलत हो गया। शंकराचार्य जी ने क्लियर स्टेटमेंट दिया, आप कौन होते हो हिंदू करने वाला? आपने ढंग से सुनिए उपासन को पहली बात। राहुल जी बिल्कुल नहीं चलेगा, कोई झूठा आरोप, बीजेपी प्रवक्ता की आदत होती झूठा आरोप लगाएगी, कोई नहीं सुनने वाला। राम जी नाम बड़ी बात होती है, शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। तुम लोग खा गए, आप
बताया नहीं कितना नाम के नाम पे चंदा उठाया और कितनी सुनेंगे सांप्रदायिकता का इस देश के अंदर शर्म आना चाहिए। शंकराचार्य जी ने उस स्टेटमेंट का खंडन किया, आप अपने आप को शंकराचार्य जी से बड़ा मार रहे हो। आप किस नहीं कर सकता इस देश में कोई, और आपको आज भी जब आप कहीं चुनाव में जाते हो आपके काम के नाम पे वोट नहीं मांगते, भीख मांगते हो, धर्म का मजाक उड़ाया, पूरी जनता ने देखी है, कोई नहीं जानता। आप देश के झूठ बोलोगे, कौन सुन लेगा आपका झूठ? डिबेट को, चर्चा को एक प्रॉपर वे में हम आगे बढ़ाएं ताकि दर्शकों को भी इस बीच में बोल रहे हैं राजकुमार तुम्हारी झूठ सुनने के लिए कोई बैठा है यहाँ पे? नहीं बोला एक बार भी। तुम्हें झूठ नहीं बोलने दिया जाएगा, वो तुम्हें झूठ बोला, नहीं बोलने युवराज दिया के बारे में जाएगा। बोलते सत्य बोलो, गुस्सा झूठ बोलो, कौन सी जगह युवराज तुम्हारा के बारे में बोला? बोलते कोई नहीं अगर सुनने आपको वाला कोई है। आपत्ति है कि इस स्टेटमेंट से जब आपको समय मिलेगा उस वक्त आप अपनी बात रखिएगा। अभी मैं आपके पास लौट हाँ, हम कहते हैं हम हिंदू हैं, उससे हमें शर्म नहीं आती। अरे सुनो, लेकिन तुमको कौन मना कर रहा है? करोड़ देश को परिवार झूठ मानते क्यों हैं। हो? 140 करोड़ देश को परिवार हिंदू नफरत करता है क्या? बताओ, हिंदू हिंसा करता है, 140 करोड़ देश को परिवार मानते हैं, लेकिन हाँ हम कहते हैं गर्व से कहते हैं हिंदू है। बताइए, मेरी बात का जवाब हम दीजिए। चुनाव में जनेऊ नहीं पहनते, हम चुनाव के टाइम में जनेऊ नहीं पहनते। किसने मना किया तुमको? लेकिन हिंदू नफरत करता है, हिंदू हिंसा करता है, किसने मना किया? तुम्हारे घर में कौन आ रहा है? ये देश है ना, आरएसएस के सांप्रदायिक की आज सब समझ चुके हैं। और देखिए अगली बार तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बात हमारा संविधान धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, लोगों ने तुम्हें आईना दिखाया। हमारा संविधान धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हर व्यक्ति को देता है। अरे जो संविधान को क्लोजिंग नोट, अगर आप युवाओं के भविष्य को लेकर युवाओं के भविष्य को लेकर क्या कहेंगे? क्लोजिंग नोट, समय समाप्त, ज्यादा समय है नहीं। राजकुमार जी, क्लोजिंग नोट। युवाओं का भविष्य इस देश में सुरक्षित है, युवाओं का भविष्य इस देश में सुरक्षित है और इस देश का युवा अति सौभाग्यशाली है कि वो इस स्वर्णिम कालखंड को देख रहा है, बढ़ते हुए भारत को देख रहा है, विकसित भारत के अंदर। ये युवा हमारे विकसित भारत के साक्षी बनेंगे और अपने पुरुषार्थ और ऊर्जा से इस भारत देश को विश्व में विश्व गुरु बनाएंगे। इनके कहने से कुछ नहीं होगा, ये सब पुराने ढकोसले पे नहीं चले जाएगा। देश नई राह पे पकड़ चुका है और इस युवा ही इस देश को देखना विकसित भारत की राह पे ले जाकर खड़ा करेंगे। चलिए राजकुमार जी, क्लोजिंग नोट क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी, जिस तरीके से छोटी छोटी वैकेंसियों के लिए करोड़ों युवा लाइन पर लगे हुए, इनके फर्जी अमृतकाल को सब भुगत रहे हैं और निश्चित तौर पे युवा सब समझ चुके हैं जो भी घोषणाएं युवाओं के लिए करते हैं वो सब होती है, इनकी हवाई फायर करते हैं। आज तक इन्होंने युवाओं के लिए वास्तविकता में देखा जाए दरअसल में कुछ भी नहीं किया और आगे भी नहीं करेंगे। आप लिख के ले लीजिए, ये सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है, ये उद्योगपतियों को टैक्स माफ करेंगे, उनका कर्जा राइट ऑफ करेंगे, लेकिन गरीब युवाओं के लिए कोई नहीं करेंगे, किसानों का नहीं करेंगे। जुड़ने के लिए देखिए चर्चा, ये जो मुद्दा है ये इतना बड़ा है कि जितनी चर्चा की जाए समय कम ही पड़ेगा, लेकिन फिलहाल समय इजाजत नहीं दे रहा है तो इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। युवाओं के लेकर आज की हमारी चर्चा थी कि जो बजट आया है उसमें युवाओं को लेकर क्या कुछ आया है, क्या युवाओं का भविष्य सुरक्षित है आने वाले समय में, क्या बेरोजगारियों के लिए नौकरियां हैं आने वाले समय में, तो इसी को लेकर आज हमने चर्चा की। हालांकि अगर मैं बात बताऊं, अगर बजट की अगर हम बात करें तो केंद्रीय बजट के अंदर जो बड़ी बात निकल के सामने आई है युवाओं के लिए 78 लाख नौकरियां, तो वहीं 500 बड़ी कंपनियों के अंदर 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप की बात कही गई है और उस इंटर्नशिप के दौरान उन्हें 5,000 रुपए मासिक भत्ता देने की बात भी निकल के आई है। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं बजट के अंदर जो निकल कर आई है सामने। हालांकि धरातल पर अब इनका इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से हो पाता है ये एक देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।